हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग किस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का नाजिज्म एंड फासिज्म। तो इसके पहले दो तीन वीडियोस आ चुके हैं जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से जर्मनी में, इटली में किस तरीके से वहां पर फासिज्म का कंसेप्ट, नाजिज्म का कंसेप्ट आया था और किस तरीके से जो जेविस लोग थे, जेविस लोग पर जो है हिटलर ने किस तरीके की ब्रुटलिटी जो है की थी। उनको गैस चैम्बर में जो है डालकर मार देता था और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे उसने ब्रुटलिटी की थी जिसके बारे में हमने देखा था। ये तो था वहां का इंटरनल मैटर, वहां पर अपने इंटरनल कंट्री में ये काम वो कर रहा था। अभी हम लोग इसमें देखेंगे फॉरेन पॉलिसी एंड द वर्ल्ड वॉर। तो देखो फॉरेन पॉलिसी उसकी क्या थी और किस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट हुआ। इवन तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब से जर्मनी में हिटलर आया तभी से वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो न्यू था वो क्या हो गया था, उसका बेस जो है स्टैब्लिश हो गया था। क्योंकि उसका हिटलर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र ये उसका टारगेट था कि जो वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी, वर्साइल की ट्रीटी को खत्म करना है और जो जर्मनी की खोई हुई जो रिस्पेक्ट है उसको क्या करना है, वापस लाना है। अब इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो हर चीज करने को तैयार था। देखा आपने जूइश लोगों को किस तरीके से मार रहा था, किस तरीके से वहां पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर रहा था, जो लेबर के ऑर्गेनाइजेशन थे सबको खत्म कर रहा था। सारे लोगों को जो है नाजी के जो पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, नाजी के रूल करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन थे सब में रजिस्टर्ड करना कंपलसरी कर दिया गया था। ऐसी सब चीजें वो कर रहा था जिससे वो क्या कर सके, अपने कंट्री को पावरफुल बना सके और वर्साइल की ट्रीटी को खत्म कर सके। अब उसी में आगे देखते हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी। In early 1933, Hitler gave assurance of the adopting peaceful policies, saying his main objective was to terminate the humiliating terms of the Versailles Treaty and gain an honorable status of Germany. 1933 के पहले, 1933 में ये पावर में आया था। 1933 से पहले ये क्या बोलता था कि मैं अपने कंट्री में जब सुपीरियर बन जाऊंगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, पीसफुल पॉलिसीज जो है बनाऊंगा और कैसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे क्या हो, क्रूरलिटी हो, ब्रुटैलिटी हो और जर्मनी का रिस्पेक्ट क्या हो, कम हो। उसने ये कहा था कि मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि वर्साइल की ट्रेटी को मैं क्या करूं, खत्म कर दूं और जर्मनी की जो खोई हुई जो स्टेटस है, ऑनरेबल स्टेटस है, उसको मैं क्या करूंगा, वापस से रीगेन कराऊंगा। ऐसे पहले प्यारी प्यारी बातें वो बोलता था। But he wanted Germany to regain the territory it had lost in 1919। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद उसने जितनी भी टेरिटरी को जो है खोया था, जितने भी विनर कंट्रीज थे उसको देना पड़ गया था, बहुत सारी जमीनें उसको देनी पड़ी थी ना, वो सारी खोई हुई जमीनों को क्या करना चाहता था, वापस रिगेन करना चाहता था। So he adopted policy of rearrangement and the slowly built up a strong army backed by the aircraft, टैंक्स, सबमरीन्स। और इसी चीज को वो अचीव करने के लिए क्या करने लगा, अपने कंट्री में रीअरेंजमेंट करने लगा, अपने मिलिट्री पावर को क्या करने लगा, स्ट्रॉन्ग करने लगा, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने लगा, टैंक्स को स्ट्रॉन्ग करने लगा, सबमरीन्स वगैरह, मतलब आर्मी, नेवी और जो भी एयरफोर्स है, तीनों आर्मीज को इसने क्या करना चालू कर दिया, स्ट्रॉन्ग करना, बिल्डअप करना चालू कर दिया। In 1935, Hitler announced conscription to the Air Force and the Army in the direct violation of the Versailles Treaty। और 1935 में इसने क्या किया, सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि हर आदमी जर्मनी का क्या होगा, हर फैमिली में से एक आदमी क्या होगा, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में क्या होगा, उसमें रिक्रूट जो है होगा, शामिल होगा। और ये डायरेक्टली जो वर्साइल की जो ट्रीटी थी उसका क्या था, ये वायलेशन था। क्योंकि वर्साइल की ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो जर्मनी है वो कभी भी क्या करेगा, अपनी आर्मी को पावरफुल नहीं करेगा। लेकिन हिटलर के आने के बाद उसने पूरी तरीके से वर्साइल की जो ट्रीटी थी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। He also reintegrated the Saar Valley into the Germany after carrying out referendum in March 1936। और इसने क्या क्या, रिफरेंडम, रिफरेंडम का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हो इलेक्शन। और इलेक्शन करवा कर जो सार वाला जो रीजन था, जो पहले जर्मनी में नहीं था, उसने क्या किया, ये सार वैली को जो है अपने अंडर में मिलवा लिया इलेक्शन करवा के। इन मार्च 1936 जर्मन सोल्जर रीटूक द राइनलैंड। देखो राइनलैंड जो पहले जो इसने खो चुका था एक एरिया है, उसको जर्मनी के आर्मी ने क्या किया, वापस वापस से जो है कैप्चर कर लिया। Also in 1936, Hitler signed an agreement with the Mussolini fascist Italian government and the Japan to jointly oppose Russia in the war। और इसने क्या किया, 1936 में जो है इसने, जो इटली का कौन था, इटली में कौन लीड कर रहा था उस समय, मुसोलिनी। इसने मुसोलिनी के साथ
और जापान के जो हेड थे उनके साथ जो इसने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और उस एग्रीमेंट में क्या कहा कि ये लोग वॉर अगर होगा तो रशिया के अगेंस्ट में ये तीनों क्या करेंगे, वॉर करेंगे। In the same year, he sent his army to the aid of the fascist military dictatorship in Spain to test his new weapons and the military system. और ये बड़ा होशियार था, इसने अभी भी जितना भी मिलिट्री जो है तैयार खड़ा किया था अपने मिलिट्री पावर, उसको टेस्ट करने के लिए इसने क्या किया, अपनी सारी आर्मीज को कहाँ भेज दिया, स्पेन में। क्योंकि उस समय स्पेन का जो हेड था वो कौन था, एक एक डिक्टेटरशिप था। डिक्टेटरशिप मतलब समझते हो ना, मतलब एक ही फैमिली वहां पर कंट्रोल करती थी। तो स्पेन में उस समय क्या हो रहा था, रिवोल्यूशन हो रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो उस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए ये जो स्पेन के जो हेड थे उन्होंने क्या किया, हिटलर से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आर्मी को हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, हमारी आर्मी कमजोर पड़ रही है। तो इसने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, स्पेन में अपनी आर्मी को भेजना चालू कर दिया। और ये उसका एक बहाना था ताकि वो क्या कर सके, अपनी आर्मी की पावर को टेस्ट कर सके कि हाँ मेरे आर्मी में इतनी पावर है, और दुनिया वालों को दिखा सके कि हमारी आर्मी से अगर टकराओगे तो आप वॉर में नहीं टिक पाओगे करके। ये जो है उसने इस एश्योरेंस कर दिया, उसने अपनी आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया। During this period, Hitler assessed the Britain and the France were not keep on the entering into the war with the Germany. और हिटलर ने क्या किया, एक चीज उन्होंने महसूस कर ली, एसेस किया कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है अभी जर्मनी के साथ लड़ने के मूड में नहीं है। ठीक है, वो चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसकी लड़ाई हो, लेकिन इस समय में उसने ये भाप लिया था, ये सोच लिया था, या इसको कहीं से कुछ आइडिया मिल गया था कि अभी जो है ब्रिटेन और फ्रांस लड़ाई करने के मूड में नहीं है। इंस्टेड दे वांटेड टू प्रूव हिम अ बैरियर अगेंस्ट द रशियन कम्युनिटीज। और ये ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहते थे कि ये जो जर्मनी है उसका उलझन, उसकी लड़ाई किसके साथ हो जाए, रशिया के साथ हो जाए। डायरेक्टली ब्रिटेन और फ्रांस के साथ ना होके रशिया के साथ हो जाए, ये चाहते थे ब्रिटेन और फ्रांस वाले। ये चीज पता चल गई थी किसको, हिटलर को। दिस ब्रिटिश पॉलिसी वाज कॉल्ड द अपेसमेंट पॉलिसी। इसी को क्या बोला जाता है, अपेसमेंट पॉलिसी जो है बोला जाता है ब्रिटेन का, कि खुद से लड़ाई ना हो बल्कि दूसरे के साथ लड़ाई करवा दो और फिर उसका फायदा उठाओ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, हिटलर कैप्चर्ड द ऑस्ट्रिया एंड द चेकोस्लोवाकिया इन 1939। अब जब हिटलर को यह फील हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं है, तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रिया से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के किंग और क्वीन को जो है मारा गया था, ऑस्ट्रिया के लोगों ने मारा था। तो चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को इसने क्या किया, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे देखो, towards the end of 1939, he signed a non-aggression pact with the Russia, under which both countries agreed not to attack each other. और रशिया को भी जर्मनी के मिलिट्री पावर का एहसास हो गया था, उसको भी पता था कि जर्मनी की मिलिट्री पावर अभी बहुत स्ट्रांग है, उसको अभी हरा पाना मुश्किल है। और उसने, रशिया ने चालाकी करते हुए क्या किया, उसने जो है जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। और एग्रीमेंट क्या था कि हम लोग एक दूसरे कंट्री पर जो है वॉर नहीं करेंगे करके साइन कर लिया 1939 में। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेंटेड द कैप्चर द पोलैंड। और उसने 1939 में सितंबर में क्या किया, जो पोलैंड था पोलैंड को कैप्चर कर लिया। Following the surrender, the German rounded up the Jewish intellectual, elites class, teachers, etc. in Poland and executed them to prevent the emergence of the new leadership in the country. 1939 में उसने पोलैंड को कैप्चर तो किया। पोलैंड को कैप्चर करने के बाद उसने एक और काम किया कि पोलैंड में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जेविस लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, मिडिल क्लास के लोग थे, टीचर्स थे, उन सबको मारना चालू कर दिया। देखो मतलब इसके इसके लाइफ में या इसके बॉडी में जो है, किसी की जान के लिए, किसी की बॉडी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को भी मार दो डजंट मैटर। इतना ब्रुटल था ये आदमी कि पूछो मत। ठीक है, तो फिर ये क्या केस ने पोलैंड को कैप्चर किया, और पोलैंड में जितने भी लोग क्या थे, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी जिनमें होती थी, या जो पोलैंड को फिर से लीड करवा सकते थे, पोलैंड को आगे ला सकते थे, उन सारे लोगों को क्या किसने मरवा दिया, ताकि पोलैंड में लीडरशिप और ना उभरे और पोलैंड पे सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल हो, हिटलर का ही कंट्रोल हो। दिस इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द पोलिश पॉपुलेशन स्टंट द वर्ल्ड। और जिस तरीके से इसने पोलैंड में लोगों को खुलेआम पकड़ पकड़ कर मारना चालू करवा दिया, इससे पूरी दुनिया क्या हो गई, स्टंट हो गई कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या करके। Hitler also herded the Polish peasants from their village into camps and sold them as slaves.
पोलैंड में जाकर इसने इतना ही काम नहीं किया, इसने एक और काम किया कि वहां के लोगों को तो मारा, साथ ही साथ वहां के जितने भी किसान थे जो गांव में रहते थे, उन सबको गांव से उठवाकर कहाँ ले आया, कैंप्स में ले आया और उनको बेचना चालू किया। जिस तरीके से सामान को हम लोग बेचते हैं ना, उसी तरीके से हिटलर ने क्या किया, लोगों को, किसानों को बेचना चालू कर दिया। रीसेटलिंग द विलेज विद द जर्मन्स, और जो जो पोलैंड में जो गांव थे, उस गांव में जर्मनी के लोगों को वहां बसाना चालू कर दिया। He said German people needed place to breathe and life, for which it is necessary to eliminate the people of the Eastern Europe and the confiscate their land। मतलब सोचो कि क्या बोलता था ये, कि जर्मनी के लोगों को सांस लेने के लिए और रहने के लिए जितने भी ईस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्रीज जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, इन सारे कंट्रीज के लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके जर्मनी के लोग वहां पर सांस ले पाएंगे और रह पाएंगे। सोच सकते हो कि इसकी सोच किस हद तक गिरी हुई थी। मतलब ये सोचता था कि जर्मनी के लोग मतलब भगवान हैं, उनको सांस लेने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इतनी गंदी सोच इस आदमी की थी। He claimed that the non-German races were inferior and the only fit to be slaves। देखो और क्या सोचता था ये आदमी, जर्मनी के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, और जर्मनी के अलावा जितने भी नॉन जर्मन नस्ल के लोग हैं, ये सबके सब क्या हैं, इंफीरियर हैं, मतलब कोई काम के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, दास बनने के लायक है, नौकर बनने के लायक है, स्लेव्स बनने के लायक है, ये सोचता था ये। The German soldiers were also told that the enemy soldiers were inferior and they could be easily defended by the German races। और वो अपने आर्मी को क्या बोलता था कि हमारी जो जर्मन के जो सोल्जर हैं, उनकी नस्ल इतनी अच्छी है कि उनके सामने क्या होंगे, दूसरे नॉन जर्मन कंट्री के जो आर्मी होगी वो कभी भी टिक नहीं पाएगी। दिस आइडियोलॉजी गाइडेड हिज थ्रस्ट टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। और वो इसी आइडियोलॉजी के थ्रू ये पूरी दुनिया को क्या करना चाहता था, कैप्चर जो है करना चाहता था। He promised the German people that they could exploit the wealth of all the captured countries to raise their living standards। और जर्मनी के लोगों को ये क्या बोलता था कि जिस जिस जगह को हम लोग कैप्चर करेंगे, वहां पर जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उस सारे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन हम लोग करेंगे, जिससे जर्मनी के लोग क्या होंगे, वेल्दी होंगे, अमीर होंगे, और अमीर होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करेंगे, सुधारेंगे करके। अब आगे देखो, in 1939 Britain and France declared war on Germany in support of Poland। अब देखो जब इसने पोलैंड को एनेक्स किया सितंबर में, उसके कुछ ही महीने बाद जो ब्रिटेन और फ्रांस डायरेक्टली जर्मनी के साथ वॉर करने से बच रहे थे, अब उन्होंने पोलैंड का सपोर्ट करने के लिए, कोई भी कंट्री करेगा यार, देखो पोलैंड में जिस तरीके से हिटलर ने ब्रुटैलिटी की थी, कोई भी कंट्री होता, अगर मैं भी अगर अपने इंडिया का क्या होता, अगर प्रेसिडेंट होता, हेड होता, तो मैं भी पोलैंड के सपोर्ट के लिए डेफिनेटली क्या करता, वॉर में शामिल होता, आप भी होते। मतलब ह्यूमन ह्यूमन होता है, किस तरीके से आप ब्रुटैलिटी कर रहे हो सोच सकते हो। तो उसी के कारण से ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के अगेंस्ट में जो है वॉर करना स्टार्ट कर दिया। दिस स्टेप स्केल्ड अप द वॉर इनटू द वर्ल्ड वॉर। और यही कारण था 1939 में कि क्या हुआ, नवंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया, वो हो गया फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इनॉग्रेशन। Germany quickly worked out its war strategy, attacking northern Europe and the France by mid-1940s and entering North Africa to attack Britain's colonies। जर्मनी देखते ही देखते अपनी बहुत स्ट्रेटेजी के कारण, अटैकिंग पावर के कारण, इसने नॉर्दर्न यूरोप को पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इवन फ्रांस को भी इसने हरा दिया था। सोच सकते हो, फ्रांस जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विनर था, उसको भी इसने क्या कर दिया, हरा दिया। और धीरे धीरे वो कहां जाने लगा, अफ्रीका की तरफ जाने लगा। और अफ्रीका में जो जो कंट्रीज क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, उसको जीतना इसने स्टार्ट कर दिया। अब जब पोलैंड के सपोर्ट में ब्रिटेन और फ्रांस आए, तो अब इटली और जापान जो है, इन्होंने भी तो ट्रीटी साइन की थी, किसके साथ, जर्मनी के साथ। याद करो हिटलर ने क्या किया था जर्मनी के साथ 1936 में, इटली और मुसोलिनी के साथ जो है डिक्लेयर साइन कर लिया था, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि अगर वॉर होगा तो तीनों एक साथ लड़ेंगे करके। तो जैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड का साथ देना डिक्लेयर किया, इधर से इटली और जापान क्या हो गए, सपोर्ट में आ गए, किसके, जर्मनी के। विद द जर्मनी द थ्री टुगेदर the three together forming the Axis power। और ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया,
इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक एक्सिस ग्रुप जो है बनाया, एक एक्सिस पावर जो है बनाया गया। इसके ग्रुप को क्या बोला जाता था, एक्सिस पावर बोला जाता था। इन 1941 जापान अटैक द यूएसए एंड द जर्मनी अटैक द सोवियत यूनियन रशिया। एक सबसे टर्निंग पॉइंट अगर मैं बताऊं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, वो ये था अमेरिका को वॉर में शामिल करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि अमेरिका एट द एंड तक 2-2.5 साल तक वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब पर्ल हैबर इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका जंप किया वॉर में, और जैसे ही अमेरिका ने जंप किया सबकी लग गई। ठीक है, तो उसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जापान ने 1939 में वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, लेकिन 2 साल बाद जापान ने क्या किया, ज्यादा जोश में आकर इसने क्या किया, यूएसए पर अटैक कर दिया, और जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया, रशिया पर। ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी, गलती थी। अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज को अटैक कर रहे हो, आप एक छोटे से कंट्री हो, जापान की आबादी कितनी है, मुश्किल से अगर आज की बात करें तो 8 करोड़। ब्रिटेन अमेरिका की आबादी कितनी है, 32 करोड़। उससे 4 गुना ज्यादा आबादी है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री कंट्री है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अब ऐसे कंट्री को एक छोटा कंट्री अगर बिना सोचे समझे अटैक करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, वही होगा जो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन लोग हारेंगे। ठीक है, The entry of USA and the Soviet Union into the war was defining moment। और यही चीज बोल रहा देखो कि जैसे ही रशिया और यूएसए वॉर में आए, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टर्निंग पॉइंट जो है हो गया। Together with Britain, France and the anti-German nation, these two countries form the Allied powers। और यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब जो है क्या थे, जो जर्मनी के अगेंस्ट में और भी जितनी कंट्रीज थी, सारे कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड पावर। और जो जर्मनी ने बताया था उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस पावर जो है हम लोग बोलते हैं। और जिसमें यूनाइटेड नेशन थे, और बाद में अमेरिका जो इसमें क्या हो गया था, शामिल जो है हुआ था। और यही चलकर आगे क्या बना, यूनाइटेड नेशन जो है बना। Russia was not militarily prepared to face the German assault in the beginning and was forced to retreat। रशिया जो था वो जर्मनी के वॉर के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं था, और इसी कारण से जब जर्मनी उसके रशिया पर वॉर करने जा रही थी तो रशिया धीरे धीरे क्या हो रहा था, पीछे हटते जा रहा था। बट इन 1942-43 Hitler's victorious army faded defeat for the first time at the hand of the Soviet army in the city Stalingrad। ठीक है, स्टालिनग्रेड, जो कि 1939 से जो वॉर स्टार्ट हुआ था, हिटलर की जो आर्मी है ये 3 साल तक किसी भी आर्मी के सामने हारी नहीं थी। लेकिन पहली बार रशियन आर्मी के सामने ये 1914 में, सॉरी 1942 और 1943 में पहली बार हिटलर की जो आर्मी है वो रशिया के आर्मी से क्या हो गई थी, हार गई थी। After that, the Soviet kept advancing till they captured the Berlin, the German capital। Hitler committed suicide before the fall of the Berlin। जैसे ही रशिया ने क्या किया, हिटलर के आर्मी को हराया, अब इसका फायदा उठाया रशिया ने, और बहुत तेजी से क्या किया इसने, हिटलर के आर्मी को मारना चालू किया, और जो जर्मनी का कैपिटल था बर्लिन उसको कैप्चर कर लिया। और देखो एक चीज, जो आदमी दूसरे लोगों को मार रहा था, जान से मार रहा था, गैसेस के चेंबर में मार करके मार रहा था, डाल के मार रहा था, नंगा करके मार रहा था, किसानों को बेच रहा था, ऐसा आदमी का डिसीजन लास्ट में क्या हुआ, इसको अपना सुसाइड करना पड़ गया। इसने अपने आप को गोली मार ली, किसने, हिटलर ने। जब रशिया ने क्या किया, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को हथियाया, तो इसने क्या सोचा कि अगर मैं इनके हाथों से मरूंगा तो काफी दर्दनाक मौत मरूंगा करके इसने क्या किया, अपने आप को जो है खुद ही क्या कर दिया, मार लिया। तो जो दूसरा काम करेगा, जो दूसरों को मारेगा, उसका नतीजा भी वैसे ही होगा। During this phase of war, Britain and USA fought together to liberate France, after which they advanced to Berlin। और इस वॉर में भी क्या हुआ था, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी ताकि फ्रांस को क्या कर सके, अलग कर सके, उसको भी फ्री कर सके। मीनवाइल मुसोलिनी आल्सो कमिटेड सुसाइड आफ्टर इटली वाज डिफीटेड। देखो, जो हाल हिटलर का हुआ जर्मनी में, वही हाल इटली में हुआ किसका, मुसोलिनी का। मुसोलिनी को भी क्या करना पड़ गया, सुसाइड करना पड़ गया, क्योंकि मुसोलिनी की सेना भी हार गई थी। The USA dropped an atomic bomb on the two Japanese cities Hiroshima and Nagasaki after Berlin was captured to force Japan to surrender। जैसे ही बर्लिन और जो इटली की राजधानी है रोम, ये कैप्चर कर लिया किसने, ब्रिटेन और अमेरिका ने। अब बारी थी किसकी,
तीसरी ग्रुप की, तीसरी लोगों की, तीसरी पार्टी की, और तीसरी पार्टी कौन थी? जापान। तो जापान को भी हराने के लिए क्या किया अमेरिका ने? क्या किया उस समय? एटम बम जो है गिरा दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये चीज आपने सुनी होगी कि वर्ल्ड वॉर मतलब आज तक का सबसे खतरनाक जो बम्बार्डिंग जो किया था वो यूएसए ने किया था, किस पर? जापान पर। वही नतीजा होगा। अगर आप अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी को छेड़ोगे, ठीक है, उसको परेशान करोगे, उसको उंगली करोगे, तो वो आदमी अगर एक मारेगा तो तुम्हारा क्या होगा? ये चीज जापान को पहले सोचना चाहिए था, अटैक करने से पहले। नहीं, लेकिन जोश जोश में तो हम तो जीत रहे हैं, हिटलर हमारे सपोर्ट में है करके। अब अमेरिका जैसे कंट्रीज को उसने क्या कर लिया? अटैक करवा दिया। अब क्या हुआ फिर? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रल होकर सोचोगे तो ये जो चीज हुई थी, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्डिंग हुई थी, ये गलत थी। लेकिन अगर आप यूएसए के नतीजे से देखोगे तो ये बिल्कुल सही थी, क्योंकि यूएसए तो वॉर में आ नहीं रहा था। जापान ने जबरदस्ती इसको वॉर में लेकर आया, तो उसका बदला उसने चुका है। लेकिन आप अगर ह्यूमैनिटीज की बात करोगे तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्डिंग हुई थी, उसका इफेक्ट उस साल तो हुआ, कई लाख लोग मरे। उसके कई सालों तक भी क्या हुआ? उसका इंपैक्ट हुआ कई 40-50 साल तक। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी का जो एरिया है, वहां के जो बच्चे पैदा होते हैं, कई बार वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ जो है वो पैदा होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर बम होता है उसका जो रेडिएशन होता है वो पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडीज का जो जीन होता है उसको चेंज कर देता है और हैंडीकैप बना देता है। और इस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्बार्डिंग हुई, तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक नई एरा का क्या हुआ? वहां पर जो है स्टार्टिंग जो है हुआ था। ये देखो इस तरीके से क्या हुआ था, एटम बम नागासाकी पे हुआ था, पूरे के पूरे घर, हर चीज पूरी तरीके से क्या हो गई थी? बर्बाद जो है हो गई थी, ठीक है। अब ये जो आगे का जो टॉपिक है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और वहां पर देखेंगे कि इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है बना था, इसको हम लोग देखेंगे। बस ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। Humanity had never before seen a war as a destructive and the merciless at the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरीके से बॉम्बार्डिंग हुई थी, जिस तरीके से लोग मरे थे, इस तरीके का ह्यूमैनिटी में आज तक जो है नहीं देखा गया था। On one side, there was Germany's genocide of the Jewish and the Japan's inhuman treatment of the prisoners of the war. On the other hand, dropping atomic bomb as a defenseless civilian shook the world's consciousness. एक तरफ जहां पर हिटलर क्या कर रहा था? पोलैंड के लोगों को मार रहा था अंधाधुंध, वहीं पर जापान क्या कर रहा था? जिन जिन कंट्रीज को वो जीतते जा रहा था, वहां के आर्मी को जो है क्या कर रहा था? बंदी बना रख रहा था, और उनको बहुत सारे जो है क्या कर रहा था? प्रॉब्लम्स दे रहा था, प्रताड़ना जो है दे रहा था। तो एक प्रॉब्लम तो एक मतलब उस समय दुनिया में ऐसा था कि इंसान नाम की कोई वैल्यू नहीं थी। एक तो हिटलर सबको खत्म करते जा रहा था, जापान जहां जहां जीतते जा रहा था वहां के लोगों को मारते जा रहा था। तीसरा, ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्डिंग हुई है, ये ऐसे इंसिडेंट थे जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर जो है रख दिया था। द वॉर क्लेम्ड द लाइव्स, 225 लाख सोल्जर मारे गए थे, एंड अबाउट ट्वाइस द नंबर, अराउंड 5 लाख सिविलियंस भी जो है मारे गए थे। आर्मी के 225 लाख मतलब 2 करोड़ 25 लाख, और जो ये 5 करोड़ लोग किसके मारे गए थे? सिविलियन लोग जो है, आम लोग मारे गए थे। अराउंड 60 लाख पीपल वेर सेंट टू डेथ इन द होलोकॉस्ट। याद करो होलोकॉस्ट का इंसिडेंट, गैसेस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था ये। और 2.5 लाख पीपल जो है क्या हो गए थे? नागासाकी में जो है विद इन द मिनट्स क्या हो गए थे? मारे गए थे, जब वहां पर अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो रशिया सफर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, द एस्टिमेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 लाख, अराउंड द 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। सोच सकते हो, पूरी कंट्री का जितना पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन का 20% पूरी की पूरी आबादी वॉर में क्या हो गई थी? मारी गई थी। तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज किसको उठाना पड़ा था? रशिया को जो है उठाना पड़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट किस पर हुआ? इंडिया पर हुआ। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा फायदा जो है इंडिया को हुआ था। इंडिया जैसे जितनी भी कॉलोनीज कंट्रीज थी उनको हुआ था। वो कैसे था? अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।